सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का मैराथन। ये जो मैराथन है ये 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। जहाँ पे जो चेंजेज हैं, देखो 2016 में जो कंटेंट है वो तो पूरा इसमें कवर है ही है, प्लस 2022 में जो कंटेंट है वो भी इसमें कवर है, ठीक है। कहाँ पे चेंज है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा ताकि आप अपना उस हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट कर सकें कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रही बात टाइम की, एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने टाइम में ये कवर हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं और थ्योरेटिकल में भी हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट कोर्स करने में तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कम से कम भी अगर अपन माने तो 15 आवर्स अपने को चाहिए, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर होते हैं। और अगर अपन सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की भी बात करें तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स अपने को चाहिए कि पूरी थ्योरी को हम उसको क्रैश कोर्स की तरह रिवाइज कर सकें, राइट। पर मैराथन का मतलब ये नहीं होता है कि अपन कंप्लीट कोर्स लेके चलें, इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है, जो आपके काम एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, ठीक है। अपना जो ड्यूरेशन रहेगा वो अप्रोक्स 3 आवर्स का रहेगा। मेरा ये टारगेट है कि 3 आवर्स में मैं आपको पूरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सिलेबस 2022 एंड 2016 ऑल्सो इंक्लूड करते हुए आपको इसके मेन एस्पेक्ट बता दूं, राइट। ओके, अगर ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। उस क्वेरी के लिए आपको चैट बॉक्स का ऑप्शन है, चैट बॉक्स में आप पूछिएगा क्वेरी। माइक ऑन ना कीजिए, ठीक है, और कैमरा ऑन ना कीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग सुनने वाले बच्चों के लिए इजी रहे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने कोर्स को यहाँ पे 3 वॉल्यूम में बांटा हुआ है अपने हिसाब से, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने पूरा बेसिक्स लिया हुआ है, ठीक है। और यूँ भी कह सकते हैं कि 2016 वालों के लिए वॉल्यूम 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्योंकि इसमें कॉमन टॉपिक्स है सारे, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है, सेकंड वॉल्यूम में हमने प्रैक्टिकल पॉइंट डाला है, प्रैक्टिकल पोर्शन सारा सेकंड वॉल्यूम में डाला हुआ है। और थर्ड वॉल्यूम एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए सिलेबस 2022 में है, ठीक है। ओके, आपको जो भी नोट करना आप नोट कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो उसका लिंक मिलेगा पर वो चार्जेबल रहेगा, फ्री नोट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो भी नोट्स बेटा लिखना हो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं बेटा। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट? देखिए कॉमर्स फील्ड की अगर हम बात करें तो कॉमर्स फील्ड में 3 कोर्स होते हैं हमारे, सीए, सीएस, सीएमए। और 3 कोर्स क्यों बनाए गए? क्योंकि तीनों को एक्सपर्ट बनाया गया है अपने फील्ड के अंदर, सीएमए, सीएस एंड सीए। सीए को फाइनेंस एक्सपर्ट बनाया गया, दैट्स वाई उनको फाइनेंशियल ऑडिट दी गई। सीएमए को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बनाया गया, इसलिए उन्हें कॉस्ट ऑडिट दी गई। और सीएस को कंप्लायंस एक्सपर्ट बनाया गया, इसलिए उन्हें सेक्रेटरियल ऑडिट दी गई। तो ये इन तीनों कोर्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कई बार एक बहस हो जाती है कौन सा बेस्ट है, तो सारे बेस्ट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कम हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा हो, तीनों कोर्स अपनी जगह बेस्ट है। तो हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग पता होगी तो हम कॉस्ट ऑडिट कर पाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब सर ये एक प्रोसेस है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो क्या बोला है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिए कॉस्टिंग के अंदर। पहला कॉस्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉस्ट यूनिट और तीसरा कॉस्ट सेंटर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं अगर इस पेन की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये पेन है। अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी बैच की कॉस्ट निकाल रहे तो वो बैच कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी चीज की हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब है मेजरमेंट यूनिट। हम कॉस्ट को मेजर किस में करते हैं, ठीक है, पर केजी, पर लीटर,
पर टन किलोमीटर, पर मैट्रिक टन, पर बैग, ये जो होता है ये सब क्या होता है, कॉस्ट यूनिट होती है जिसमें हम कॉस्ट को मेजर करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कॉस्ट सेंटर की। कॉस्ट सेंटर की बात करें तो बेटा कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, कॉस्ट सेंटर का मतलब है, एक मैं बात फिर रिपीट कर दूं, अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरें, फॉर्म भरे बिना ज्वाइन नहीं करें, ये बात बार बार ना कहनी पड़े बेटा। ठीक है, ओके आशुतोष, आई थिंक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा आप। ठीक है, डन। चलिए, तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, देखिए कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, ऐसा समझिए, अगर मेरे 10 बिजनेस हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे 10 बिजनेस हैं और 10 बिजनेस में से किसी में मुझे घाटा हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से बिजनेस में घाटा हो रहा है, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं उन सारे बिजनेस का सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग करूंगा, राइट। अब जिसमें मुझे घाटा होगा हो सकता है मैं उसे बंद कर दूं, ठीक है, और अगर जिसमें फायदा है उसको मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, राइट। तो वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उन यूनिट से रिलेटेड हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है। अब किसी यूनिट पे हो सकता है हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो दैट्स वाई इनको कॉस्ट सेंटर बनाया जाता है, ठीक है, इनको क्या बना देते हैं, कॉस्ट सेंटर, और इनसे रिलेटेड कॉस्ट को इन पे अलोकेट कर देते हैं ताकि इनको हम कंट्रोल कर सकें, ओके। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेंटर, ओके। ये कोई यूनिट हो सकती है, डिवीजन हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ओके। तो दिस इज द कॉस्ट अकाउंटिंग। बताइए जी, क्लियर है यहां तक, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियर है बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है, अब कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं। देखिए ऑडिट जो वर्ड है ना, ऑडिट वर्ड, इस ऑडिट वर्ड का मतलब ही ये है कि चेक करना, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना कि जो प्रोसेस जिस तरीके से होना चाहिए था क्या वो प्रोसेस उस तरीके से हुआ है। अगर यस तो आप बोलेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है, और आप कहेंगे नो तो आप एडवर्स रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे बोला गया कि सर इनकी ऑडिट करिए, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपका कोर्स कंटेंट क्या है, आपने कितना कवर किया है, आप कैसे प्लान कर रहे हैं। अगर वो सब चीज़ें ओके हैं तो मैं कहूँगा कि इनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर उनमें से कुछ गड़बड़ है तो मैं बोलूँगा भैया पढ़ाई सही नहीं चल रही है। तो ये भी क्या है, एक ऑडिट है। तो बेसिकली सिंपल मीनिंग समझिए पहले, जब तक आपको किसी चीज़ का सिंपल मीनिंग नहीं पता होता ना, आप उसको डीप में नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो सिंपल मीनिंग ये है कि जो काम जिस तरीके से होना चाहिए था क्या वो उस तरीके से हो रहा है, अगर यस तो वो सही है, और नहीं तो फिर रिपोर्ट करना है। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑडिट में हम देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली गई है क्या वो सही है, ठीक है। अब सर हम कैसे बताएंगे सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कैलकुलेट होती है वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके हिसाब से निकाली जाती है, और हमें उनका नॉलेज है। तो हमें हमारी नॉलेज लगानी है और लगा के ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो कॉस्ट बुक्स बनाई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाए, वो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं। इसी पूरी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, कॉस्ट ऑडिट का नाम देते हैं, ओके। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ट्रू एंड फेयरनेस पे कमेंट किया जाता है, ओपिनियन दी जाती है, राइट, जो कि कॉस्ट ऑडिटर देगा। बोलिए क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट आता है कि कॉस्ट ऑडिट का जन्म कहां से हुआ। एक पॉइंट ये भी ले लेते हैं बीच में कि कॉस्ट ऑडिट का जन्म कहां से हुआ, सर कहां से आई कॉस्ट ऑडिट, क्या ये सीए से पुराना है या सीए से नया है, कोई बता सकता है। कॉस्ट ऑडिट सीए कोर्स से, सीएमए जो है वो सीए कोर्स से पुराना है या नया है, एनीवन, पुराना है, बताओ कब आया था, कब आया था कॉस्ट ऑडिट, आईसीडब्ल्यूए कब बना, 1965 में, तो फिर पहले कैसे हुआ, हाँ कैसा कब आया था, ये आया था 1944 में, ठीक है, और सीए रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, राइट,
यस, बाद में इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था, ठीक है, वो बाद में चेंज हुआ। और कोस्ट ऑडिट आप जो बोलो 1965, वो कोस्ट ऑडिट आई थी बेटा, यस, वो कोस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुई थी 1965 में, ओके। हाँ, 1959 में इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, पहले कोस्ट सीएमए का इतना नाम नहीं था, अभी क्यों है? क्योंकि सर पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 1956 में जो प्रोविजन था कॉस्ट ऑडिट का, उसमें ये लिखा गया था कि कॉस्ट ऑडिट जो करेगा आईसीडब्ल्यूए करेगा, बट अगर आईसीडब्ल्यूए अवेलेबल ना हो तो सीए भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। उस टाइम पे ये प्रोविजन था। फिर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसके अंदर ये पॉइंट डाल दिया गया कि सीए कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता किसी भी हालत में, उसका जो एक्सक्लूसिव राइट है वो, जो एक्सक्लूसिव राइट है वो सीएमए के पास ही है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, अरे चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, हम कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉस्ट ऑडिट करवाने के कुछ ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं और याद करने के लिए एक ट्रिक भी आपको दी गई है, जिसमें पहला हम लिख रहे हैं पी का मतलब है प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी चीज है जो आपको ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करती है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाती है। मतलब जो कंपनी कर रही है वो उसके इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को बताने का काम करती है। तो कॉस्ट ऑडिट भी ऐसे ही करती है। कॉस्ट ऑडिट जब होगी, उसकी रिपोर्ट जब बनेगी, तो वो किसके पास जाएगी? मेंबर्स वगैरह के पास जाएगी, तो उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कंपनी की सिचुएशन क्या है। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने में कॉस्ट ऑडिट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, तो यहाँ पे हमने लिखा आई फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इसमें मदद मिलती है। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, हर कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर पे कितनी कितनी कॉस्ट लगी ये तो आपने निकाल दिया होगा, पर आपने जो कैलकुलेशन करी है वो ठीक है या नहीं, वो चेक करना हमारा काम है। तो ये हो जाता है सी, ठीक है, कि हम वेरीफाई करेंगे कि आपने कॉस्ट यूनिट पे जो कॉस्ट निकाली, कॉस्ट सेंटर पे जो कॉस्ट निकाली, क्या वो सही है या नहीं है। फिक्सेशन ऑफ प्राइस, किस चीज की प्राइस कितनी रखनी है, इसमें मदद करेगी कॉस्ट ऑडिट, राइट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए, उसके लिए भी आपको कॉस्ट ऑडिट मदद करती है। रिकंसिलेशन, एक टॉपिक पढ़ते हैं आप, फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्ट प्रॉफिट को मैच करने का, जिसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट, राइट। तो वो भी करने में आसानी मिलती है अगर कॉस्ट ऑडिट हो रखी है तो। नेक्स्ट इज डी, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी प्रकार का एरर फ्रॉड है तो वो आपको जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। वी, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, एंड डी इज डिटेक्शन ऑफ abnormal लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, अगर किसी पॉइंट पे आपका मटेरियल या टाइम का नुकसान हो रहा है तो वो भी कॉस्ट ऑडिट से आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट इज आई का मतलब है इंटर फर्म कंपैरिजन, दो फर्मों को आपस में कंपेयर करना आसान हो जाएगा अगर कॉस्ट ऑडिट हो रखी है तो। अगर मान लीजिए कि एक फर्म की कॉस्ट ऑडिट हो रखी है और दूसरे की कॉस्ट ऑडिट नहीं हो रखी है और आप चाहते हैं उनको कंपेयर करें, तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि जिसकी ऑडिट नहीं हुई वो तो कुछ भी लिख देगा अपने रिकॉर्ड्स में, ठीक है, उससे तो मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो वहां पे मदद, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव में ही दूसरा पार्ट बता रहा हूं आपको, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ही दूसरा पार्ट क्या बता रहा हूं आपको? सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि हम जो कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हैं उससे सोसाइटी को क्या फायदे होंगे, ठीक है, या आम आदमी को क्या फायदे होंगे, तो वो भी देखिए। इसमें भी हमने बनाया है ए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड कॉस्ट डेटा, उस कंपनी का जो ऑडिटेड कॉस्ट डेटा है उसकी आपको अवेलेबिलिटी रहेगी, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, हाँ उससे नहीं है मैडम, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं उस कंपनी में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, राइट, ओके। सेटलमेंट ऑफ बिल्स, अगर आपने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, अगर आपने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो उसके सेटलमेंट में भी आपको आसानी होगी, ठीक है। चैनलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपके जो भी मेन मनी मटेरियल है उन सबको आपको रिसोर्सेज को प्रॉफिटेबल एरिया में डालने में मदद मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि सर हमें पता चल जाता है कि वेस्टेज कहाँ हो रही है, अब नॉर्मल लॉस कहाँ हो रहा है, तो उसको हम सही करके हमारे रिसोर्सेज को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ओके।
रीजनेबल प्राइस, सोसाइटी को क्या मिल जाता है? रीजनेबल प्राइस मिल जाता है। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, देखो ये इसमें सारे पॉइंट रिसोर्सेज की क्यों है? अगर आप थोड़ा देखोगे तो इसमें रिसोर्सेज वर्ड को ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि हम सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज लेते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर वेस्टेज हो रहा है तो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, और उनमें अगर फायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। तो दैट्स वाई सोशल ऑब्जेक्टिव में रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉइंट्स डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ASCRIP, ठीक है, इतना हमने यहाँ से निकाला है, आप देख सकते हैं। पिन पॉइंटिंग एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी, कहाँ पे इनएफिशिएंसी आ रही है ये कॉस्ट ऑडिट से आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अच्छा एक पॉइंट और सुनिए, सेक्शंस, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपने फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ी इंटरमीडिएट में, कितने सेक्शन कवर थे? क्या सेक्शन 139 से लेके 147 तक कवर थे? बताइए। कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो जो कंपनी ऑडिट आप पढ़ते हैं उसमें सेक्शन 139 से लेके 147 कवर होते हैं। कॉस्ट ऑडिट में सेक्शन 148 एंड सेक्रेटरियल ऑडिट में सेक्शन 204। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको जरूर याद होने चाहिए, इस पे भी एमसीक्यू आ जाता है कि कौन से सेक्शन में कॉस्ट ऑडिट का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो सेक्शन 148, सेक्शन 148 में इसकी जानकारी दी गई है। ओके, सेक्शन 148 कहता क्या है? सेक्शन 148 ये कहता है कि कॉस्ट ऑडिट एक सीएमए कर सकता है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, या एक सीएमए फर्म कर सकती है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होगी, ये भी सेक्शन 148 में लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि वहां पे डिस्क्राइब नहीं किया, वहां पे ऐसा लिख दिया है सेम एज कंपनी ऑडिटर, इसलिए अलग से क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। जो कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन आप पढ़ते हैं वो सेम वही क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन कॉस्ट ऑडिटर पे भी लग जाती है। ओके, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब सर कंपनी ऑडिट के लिए इतने सेक्शन 139 से लेके 147 तक, और जबकि कॉस्ट ऑडिट के लिए एक ही सेक्शन 148, तो 148 में तो सारी बातें कहां से आएगी? तो यस, सारी बातें 148 में कवर नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई सीआरए रूल्स बनाए गए। क्या बनाया गया? कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 बनाया गया, और इसमें कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड सारे प्रोविजन डाल दिए गए हैं। यहाँ पे ज्यादा रूल नहीं है, ओनली 6 रूल्स आर देयर, सिर्फ 6 रूल है। ये 6 रूल आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ये अगर चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बट अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि इसमें से आपको कम से कम 5 से 7 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अकेला चैप्टर इतना अच्छा है ये। तो सुनिए 6 रूल क्या है, पहले 6 रूल के नाम पता करते हैं। रूल नंबर 1 कि ये एक्ट कब आया, कहाँ अप्लीकेबल है, कब से अप्लीकेबल है, ऐसा बोला गया। रूल नंबर 2 डेफिनेशन, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिफाइन किया गया है। रूल नंबर 3 जिसमें यह बताया गया कि किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है और किसको नहीं, ठीक है। रूल नंबर 4 किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है और किसको नहीं। रूल नंबर 5 कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एज पर रूल 3 वो कैसे करने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये रूल नंबर 5 में बताया गया है। एंड रूल नंबर 6 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कैसे होगा, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, उसके टाइम पे कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने टाइम में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये सारी बातें रूल 6 में डिफाइन की गई है। ओके, ठीक है, तो ये 6 रूल हमें पढ़ने हैं। इन 6 रूल के साथ साथ 4 फॉर्म भी आपको पढ़ने हैं, CRA 1, CRA 2, CRA 3 एंड CRA 4। ये 4 फॉर्म भी आपको पढ़ने होंगे। इन चारों में से भी MCQ बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है इन चारों रूल में? देखिए ये ओपो नाम से जिसने भी ज्वाइन किया प्लीज रीनेम योरसेल्फ। ओपन 1+ जो भी है, 1+ के नाम से जिसने भी ज्वाइन किया है अपने आप को रीनेम कर लीजिए ओरिजिनल नाम के। वन प्लस के नाम से जिसने ज्वाइन किया प्लीज रीनेम योर सेल्फ।
ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो चार रूल पढ़ने, चार फॉर्म पढ़ने हमको, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4 किसके हैं अभी बताएंगे। चलिए रूल 1 देखते हैं। रूल 1 में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है कि रूल 1 कब से ये CRA रूल्स कब से अप्लीकेबल होते हैं। तो डेट याद रखिएगा 30 जून 2014, 30 जून 2014 से ये अप्लीकेबल होते हैं। रूल 2, रूल 2 में कुछ डेफिनेशन दे रखी है, हालांकि आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। रूल 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है रूल 3, सुनिएगा। रूल 3 कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं और किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं। ये बात समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि रेगुलेटेड सेक्टर्स, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स और अदर सेक्टर्स क्या होते हैं। सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहले रेगुलेटेड सेक्टर्स, जिनमें गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें 6 सेक्टर्स कवर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 सेक्टर्स कवर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं रेगुलेटेड में 6 सेक्टर, बता सकता है कोई। रेगुलेटेड में 6 सेक्टर कौन से हैं, तो देखिए मैंने आपको याद करवाने के लिए एक लाइन बताई थी, अगर रेगुलर क्लास में आपने देखा है तो, पत्रकार पोपटलाल, है ना, तारक मेहता वाला, हाँ, पत्रकार पोपटलाल जो कि तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं, ठीक है। मैं बता दूं, यहाँ पे लिखवा दूंगी आपको, पत्रकार पोपटलाल जो कि काम करते हैं तूफान एक्सप्रेस में, इज डाइंग फॉर शादी, ऐसा लिखवाया हो आपको, यस, हाँ। तो यहां से हमारे रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, तो जिसमें पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा है टेलीकॉम, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पांचवा है फर्टिलाइजर और छठा है शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल, राइट। तो इस तरीके से 6 रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको याद होने ही चाहिए। इसमें MCQ आता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस तरीके से एक MCQ इसमें बनता है, ओके, ठीक है। उसके अलावा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें 33 इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है, हालांकि इनका नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और इनके अलावा जो बच गए वो सारे अदर सेक्टर्स हैं, वो सारे क्या हैं, अदर सेक्टर, जो ना तो रेगुलेटेड में आते हैं और ना ही नॉन रेगुलेटेड में आते हैं, ठीक है। सर हमें ये सेक्टर वाइज क्यों पढ़ना है, सेक्टर वाइज आपको इसलिए पढ़ना है कि टर्नओवर क्राइटेरिया जो है वो सेक्टर वाइज आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने GST पढ़ा है, ठीक है, तो GST में आपने कई प्रकार के टर्नओवर पढ़े होंगे, एग्जेम्प्टेड सेल पढ़ी होगी, जीरो रेटेड सेल पढ़ी होगी, एक्सपोर्ट सेल पढ़ी होगी, डोमेस्टिक सेल पढ़ी होगी, इस तरीके से कई सेल पढ़ी होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, तो कौन कौन से टर्नओवर को लेना है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। SSI की बात करते हैं तो कौन कौन से को लेना है वो अलग एक मैटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वहां पे अलग अलग टर्नओवर कंसीडर किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग टर्नओवर कंसीडर किए जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको, अगर हम बोलेंगे ओवरऑल टर्नओवर, कहीं पे भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे ओवरऑल टर्नओवर वर्ड, तो उसका मतलब होगा रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर, तीनों सेक्टर को मिला लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट भी बनाता हूँ और एक अदर प्रोडक्ट भी बनाता हूँ, तो तीनों का मेरा टर्नओवर मिला लिया जाएगा, दैट बिकम्स ओवरऑल टर्नओवर। उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरऑल टर्नओवर। तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। दूसरा, अगर मैं A और B का टर्नओवर, मतलब रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड का टर्नओवर मिला दूं, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल टर्नओवर। तो ये 2 डेफिनेशन यहां पे जरूर याद रखिएगा। इंडिविजुअल टर्नओवर का मतलब एक एक नहीं है, A प्लस B को इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। A प्लस B के टर्नओवर को इंडिविजुअल टर्नओवर बोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ देंगे तो उसे ओवरऑल टर्नओवर बोला जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ओके। चलिए वापस आते हैं रूल 3 पे। तो रूल 3 कह रहा है कि अगर आप किसी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, अगर आप किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं, तो फिर चाहे आप रेगुलेटेड में हो चाहे नॉन रेगुलेटेड में हो, डजंट मैटर, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। इफ योर ओवरऑल टर्नओवर is 35 crore or more
इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल में आपका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा रहा है तो इस साल आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जरूरी है। ओके, ठीक है। और टर्नओवर कौन सा वाला देखना है? ओवरऑल वाला देखना है। टर्नओवर कौन सा देखना है? ओवरऑल देखना है। चलिए आगे आ जाइए, रूल नंबर 4, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। किसको कॉस्ट ऑडिट करवानी है और किसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, इसके ऊपर है हमारा रूल 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स की। अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर्स के प्रोडक्शन में इंगेज्ड हैं तो आपको दो कंडीशन देखनी होगी। पहली कंडीशन, आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपका जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और आपका जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्नओवर है वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये है A प्लस बी प्लस सी और ये है A प्लस बी, ठीक है। तो 50 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर और 25 करोड़ का इंडिविजुअल टर्नओवर, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होती है तो आप कॉस्ट ऑडिट के लिए लायबल हैं, अदरवाइज आप कॉस्ट ऑडिट के लिए लायबल नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं हम नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए टर्नओवर क्राइटेरिया है ओवरऑल 100 करोड़ और मोर, ठीक है, एंड इंडिविजुअल 35 करोड़ और मोर, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये टर्नओवर देखना है आपको लास्ट ईयर का। बहुत से बच्चे गलती यही कर जाते हैं, लिमिट तो याद करके चले जाते हैं पर ये नहीं देखते कि टर्नओवर देखना कब का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो भी टर्नओवर देखने हैं ये आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में तो आपको ऑडिटर अपॉइंट ही करना पड़ेगा। तो कहाँ से देखेंगे आप इस साल कितना टर्नओवर होने वाला है? तो आपको पिछले साल का ही देखना होगा, राइट। ओके, आगे आ जाइए। अच्छा, एक गलती और जो हो सकती है वो भी मैं थोड़ी हाईलाइट कर दूं। ये जो भी लिमिट दी गई है ना, ये और मोर है। और मोर होने का मतलब है कि 100 करोड़ और मोर, एग्जैक्टली 100 करोड़ हुआ तो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ से ज्यादा होगा तो ही फुलफिल होगी, 100 करोड़ हुआ तो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओके, ठीक है, आगे आ जाइए सर। रूल 4 में ही कुछ लोगों को कॉस्ट ऑडिट से रिलीफ दी गई है, जिसमें बोला गया कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट करते हैं, SEZ में ऑपरेट करते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू से 75% से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन, उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेज में है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, खुद के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, एंड अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर के 75% से ज्यादा है तो भी आपको ऑडिट नहीं करवानी है। ओके, तो ये था आपका रूल 4। आगे आ जाइए रूल 5। रूल 5 में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना सा ये पढ़ लीजिएगा कि जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है वो CRA 1 फॉर्म के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। कौन से फॉर्म में? CRA 1 फॉर्म में कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, ठीक है। रूल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूल 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। रूल 6 कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। जैसे, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम फाइनेंशियल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं वैसे ही हम कॉस्ट ऑडिटर को भी अपॉइंट करते हैं। जब भी हम कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे पहले इनसे एक रिटन कंसेंट ले लेंगे कि ये ऑडिटर बनना चाहते हैं, ठीक है। कहीं पता चला हमने पूरी प्रोसेस करी और बाद में ये मना कर दे साहब मुझे तो बनना ही नहीं ऑडिटर। ओके, तो ये कॉस्ट ऑडिटर से हम क्या ले लेंगे? एक कंफर्मेशन ले लेंगे, रिटन लेटर ले लेंगे, जिसमें ये बोल देंगे कि मैं क्वालिफाइड हूं, मैं किसी भी प्रकार से डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं और मैं ऑडिटर बनने के लिए विलिंग हूं, ठीक है। अब आइए टाइम लिमिट, कब होगा, कितने टाइम में होगा।
कॉस्ट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है, सबसे पहले तो ये याद कर लो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, एमसीक्यू में काम आएगा। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। कब करता है? फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही जिस बोर्ड मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, ध्यान दीजिएगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको CRA-2 फॉर्म फाइल करना है, जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, ये जो 30 दिन है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का बताने के लिए, इस 30 दिन में, ये 30 दिन जो है इस 180 दिन में शामिल है। इसका मतलब 180 दिन में दोनों काम हो जाने चाहिए, अपॉइंटमेंट भी हो जाना चाहिए और इंटीमेशन भी चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आप 180वें दिन, ठीक है, 180वें दिन आप अपॉइंटमेंट करते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे 30 दिन और मिलने चाहिए इंटीमेट करने के लिए। ऐसा नहीं है, 180 दिन में दोनों काम का होना जरूरी है। ठीक है, ये तो बात हुई रेगुलर अपॉइंटमेंट की। अब साथ में ही बात कर लेते हैं कैजुअल वैकेंसी की। अगर ऑडिटर को अपॉइंट किया और ऑडिटर के कुछ हो गया, पोस्ट खाली हो गई, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, अब कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। ठीक है, और जैसे ही फिल होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर CRA-2 फाइल करके गवर्नमेंट को बता देंगे कि हमने नया ऑडिटर किसको चुना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दोनों ही केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा कि आपने कॉस्ट ऑडिटर किसको चुना है। ओके, आगे आ जाइए। अब सर कॉस्ट ऑडिटर अपना काम करेगा, कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म करेगा और उसकी रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट कर देगा। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है वो ध्यान दीजिए। रिपोर्ट देने का जो टाइम है 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, और जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी ऑडिटर का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होता, यहाँ पे ऑडिटर 1 साल के लिए ही अपॉइंट होता है। तो जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। सर मान लीजिए 180 दिन बीत गए, उसने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी तो उसका टेन्योर 180 दिन पे ही खत्म हो जाएगा। तो 180 डेज और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट जो पहले हो जाए उस दिन ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कि रिपोर्ट दिए बिना वो, हाँ तो गलती तो कर ही सकता है ना, डिफॉल्ट तो बोलते हैं हर चीज में, तो डिफॉल्ट करेगा तो पेनलाइज हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके। ये जो रिपोर्ट बना के देगा कॉस्ट ऑडिटर, ये कौन से फॉर्म में देगा? तो इसके लिए फॉर्म है CRA-3। CRA-3 के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, अच्छा ये जो रिपोर्ट देता है ना फाइल, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो देगा ही देगा, प्लस ये ROC में भी देता है। ये किसमें? ROC में भी होती है। अब ROC में फाइल होने का मतलब ये हो गया कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गई। ठीक है, अब समझिएगा, एक तरफ तो ये रिपोर्ट पहुंच गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास और एक तरफ ये रिपोर्ट पहुंच गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब अगर ऑडिटर ने इस रिपोर्ट में कुछ कमियां लिखी हैं कि सब कंपनी में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ का जवाब किसको देना है? वो भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, जैसे ही उनको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी प्लस उसमें जो कमियां लिखी गई हैं उसका जवाब, ये दोनों बना के और सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA-4 फॉर्म में भेज देगा। समझ गए? तो CRA-4 फॉर्म फाइल किसको करना है? CRA-4 फाइल करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी प्लस उसमें जो कमियां लिखी है उनका जवाब बना के गवर्नमेंट को देगा। अब देखिए, इधर से हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी, इधर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिपोर्ट प्लस एक्सप्लेनेशन भेज दिया। अब गवर्नमेंट देख लेगी कि जो कमियां लिखी गई थी क्या उसका सॉल्यूशन हो गया है, अगर हाँ और सही है तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने हिसाब से मूव करेगी। बोलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये जो पॉइंट है ना ये आपको जरूर याद रखना है। कौन सा? XBRL फॉर्म में सबमिट होगा ना सर? CRA-4, हाँ सारे फॉर्म्स XBRL में जाते हैं। यस, XBRL में जाएंगे। 2, 3, 4 1 तो खुद मेंटेन करता हूँ, 2, 3, 4 XBRL में जाते हैं। ओके, आइए आगे। CRA-3 के एनेक्जर जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है?
इस पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं। कैसे एमसीक्यू आते हैं, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे ऐसे लिखेगा कि मान लो, मैं आपको बता ही देता हूँ, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वही बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसा लिखेगा, प्रॉफिट रिकंसिलेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ऐसा लिखेगा। प्रॉफिट रिकंसिलेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑप्शन रहेगा पार्ट डी पैरा 1, पार्ट डी पैरा 2, पार्ट सी पैरा 4, पार्ट सी पैरा 5, इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे। तो आपको बताना है भैया पार्ट डी में आता है और पैरा 2 में आता है। तो इस पे एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 4 एनेक्जर्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये चारों आपको याद होने चाहिए। तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रिमाइंडर, ये आपको जरूर से याद करके ही जाना है एग्जाम में। ओके, केस स्टडी में चलो एक दो स्टडी करवा देता हूं आपको। पहला केस स्टडी देखते हैं। आपको बताना है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या नहीं करने, कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है। मेसर्स XYZ एंड कंपनी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर टेबल ए में है 6 करोड़ का, टेबल बी में है 9 करोड़ का, और अदर प्रोडक्ट है 18 करोड़ के। तो 6 करोड़ प्लस 9 करोड़ प्लस 18 करोड़, ये 3 तरीके के टर्नओवर है। तो क्या मैं इसे ओवरऑल बोल सकता हूं? यस, इसको हम क्या बोल देंगे, ओवरऑल। अगर इंडिविजुअल में बोला जाएगा तो मैं सिर्फ टेबल ए भी लूंगा, तो 6 + 9, समझ गए आप। गलती देखो, ये गलती हो जाती है कि बच्चा पहले सोचने लग जाता है कि क्या करूं क्या जोड़ूं। पहले आप 2 टर्नओवर निकालिए, ओवरऑल और इंडिविजुअल, उसके बाद सोचिए कि कंडीशन क्या है, राइट। तो टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, 33 लाख, और ये आ जाएगा 15 लाख। तो बताइए क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? क्या लगता है आपको, केस 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं क्या? नहीं करने। क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो ऑडिट किसकी करवाएंगे? ठीक है, यस। केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 देखिएगा। सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ए 19 करोड़ रुपए है, बी 15 करोड़ रुपए है, अदर 76 करोड़ रुपीज। अगेन वही निकाल लेते हैं। ओवरऑल टर्नओवर कितना है? ओवरऑल टर्नओवर है सर 19 करोड़ प्लस 15 करोड़ प्लस 76 करोड़, राइट। और इंडिविजुअल टर्नओवर कितना है? 19 करोड़ प्लस 15 करोड़। तो टोटल कर दीजिए, कितना टोटल आता है? 110 करोड़ आ रहा है क्या, देखना। 110 करोड़ एंड 34 करोड़, सही है क्या? टोटल देख लेना भाई। चलिए, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने या नहीं रखने? रखने हैं, वेरी गुड, ओके सर। कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो रखने हैं। कॉस्ट ऑडिट करवानी या नहीं करवानी? ओके, ओनली फॉर रेगुलेटेड सेक्टर्स, सिर्फ टेबल ए की ऑडिट होनी है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया है 50 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर और 25 करोड़ का इंडिविजुअल टर्नओवर, जो कि दोनों फुलफिल होते हैं। नॉन रेगुलेटेड में 100 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर तो पूरा हो रहा है, पर 35 करोड़ का इंडिविजुअल टर्नओवर पूरा नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई इट्स ओनली टेबल ए की ऑडिट होगी। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो रखने ही रखने हैं, ओके। ये फॉर्म नंबर 2 और 1 के 3 के सबके फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है। ओके, एक बार यहां तक बता दीजिए पहले, कोई डाउट है तो? यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए।
ओके, चलिए भैया आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3, ये जो चैप्टर है ये सिलेबस 2022 में अलग से जोड़ा गया है। ओके, देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन है ना, उसको अलग से डिफाइन नहीं किया था, मतलब लिखा नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था सेम एज कंपनी ऑडिटर। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप कंपनी ऑडिट में जाके पढ़िए। अब क्या किया 2022 सिलेबस के अंदर इसको स्पेशली डाल दिया, राइट। तो ठीक है, अब ये तो पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, क्या क्या नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप कॉस्ट ऑडिटर बनना चाहते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप सीएमए होना चाहिए और आपके पास सीओपी होनी चाहिए। अगर आप सीएमए फर्म है तो भी आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, पहला बॉडी कॉर्पोरेट, आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, मतलब सीएमए फर्म बन सकती है, सीएमए की कंपनी नहीं बन सकती। अगर सीएमए ने मिलकर कंपनी बना ली तो वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अगर आप कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉई हैं तो आप कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉई के पार्टनर या एम्प्लॉई है तो भी आप उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास, आपके पार्टनर के पास और आपके रिलेटिव के पास कंपनी की कोई सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके रिलेटिव कंपनी की सिक्योरिटी होल्ड करते भी हैं तो वो सिक्योरिटी 1 लाख की फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, तो देखिए मैं हाईलाइट भी करवा देता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय ऑफिसर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय ऑफिसर का पार्टनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई होल्ड सिक्योरिटी होल्ड नहीं करें, पर आपके जो रिश्तेदार हैं वो 1 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं फेस वैल्यू की। इंडेप्टेड, कंपनी आपके 5 लाख से ज्यादा रुपए मांगती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। आपने कंपनी से लोन नहीं लिया पर आपने किसी को लोन दिलवाया है, मतलब गारंटी ली है किसी की, तो अगर 1 लाख से ज्यादा की आपने गारंटी ली है तो भी आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर आपका कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशन है तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप कंपनी में केएमपी मतलब कि की मैनेजियल पर्सन है तो आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आपके पास पहले से 20 से ज़्यादा कंपनी के ऑडिट्स हैं तो आप कंपनी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते। और अगर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हैं, ठीक है, अगर आप कन्विक्टेड बाय कोर्ट हैं तो जैसे मान लीजिए आपको 5 साल की सजा हो गई, तो 5 साल की सजा खत्म होने से 10 साल तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। 10 साल के बाद आप ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कंपनी को पहले से कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसको सेक्शन 144 में लिया जाता है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज बोलते हैं इसको, जैसे कि आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप कंपनी की इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, आपने कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया है, आपने कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया है, आप कंपनी को मैनेजियल एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के एक तरीके से वेंडर हो गए या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो गए या फिर एम्प्लॉय हो गए, तो आपको कंपनी की वो चीज़ें पता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, तो उसके लिए आपको मना कर दिया। बेसिकली इसका एक पर्पज होता है इंडिपेंडेंस। ये डालने का पर्पज क्या होता है? इंडिपेंडेंस, कि आप कंपनी से अगर पहले से जुड़े हुए तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इंडिपेंडेंट रहें, इसके लिए इन लोगों को ऑडिटर बनने से मना कर दिया गया है। याद करने का कोई ट्रिक नहीं है बेटा, इसका याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा, ये तो कंपनी ऑडिट में पढ़ा हुआ था। ठीक है, रेजिग्नेशन, क्या कॉस्ट ऑडिटर रेजिग्नेशन दे सकता है सर? बताइए, क्या कॉस्ट ऑडिटर रेजिग्नेशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर, क्या दिक्कत है? सबका अधिकार है काम करना या ना करना, तो दे सकता है। पर रेजिग्नेशन देने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें बताना पड़ेगा कंपनी को कि मैंने रिजाइन किया है, मतलब मैं रिजाइन कर रहा हूं, और आरओसी को भी बताना पड़ेगा, राइट। तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रोटेशन नहीं, छोड़ दो, रोटेशन यहाँ पे मतलब नहीं है। रिमूवल, क्या कॉस्ट ऑडिटर को हटाया जा सकता है सर? बिल्कुल हटाया जा सकता है सर, जिसको अपॉइंट किया जा सकता है उसको हटाया भी जा सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके उसको आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के और उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर सेम एज कंपनी ऑडिटर। तो देखिए ये एक नया टॉपिक बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि कोई नीड नहीं थी, क्योंकि कंपनी ऑडिट में आप ये सब कुछ पढ़ के आए हैं, तो अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं थी, पर ऐड किया गया है तो हमने भी नोट्स में ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए,
प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? देखो सर, ऐसा है कि अभी जब तक आप सीएम में बन नहीं जाते ना, तो तब तक आप हो। जब आप सीएम में बन जाओगे तो आप एक तरीके से इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि अभी जैसे जीएसटी में फ्रॉड होते हैं या कोई पकड़ा जाता है, कोई फ्रॉड सामने आता है, तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन क्या छपती है? ये नहीं आता कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया और हमने पकड़ लिया। ये आता है कि फ्रॉड के केस में 2 सीए गिरफ्तार हुए, ठीक है, सीए को अरेस्ट किया गया, ऐसा आता है, देखा आपने? यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एक और पहचान हो जाती है, सीए, सीएस, सीएमए, आपकी ये भी पहचान हो जाती है। तो अगर आप कोई नेग्लिजेंस करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, तो उससे सिर्फ आपका नाम खराब नहीं होता, प्रोफेशन का भी नाम खराब होता है, राइट। और ऐसा ना हो इसके लिए हर इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स जारी किए हैं कि काम करने के क्या ढंग होने चाहिए, किस तरीके से काम करना है और किस काम को करना मना है। ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूट ने बताई है। अगर आप इंस्टीट्यूट की बात फॉलो नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो इंस्टीट्यूट आपकी डिग्री को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये प्रूव हो कि आपने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो आप बाउंड रहेंगे इस चीज़ों से क्योंकि आपके साथ इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा हुआ है, ओके। तो इसे ही प्रोफेशनल एथिक्स बोला जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ध्यान दीजिए, ताकि आप इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से चलें। इंटेग्रिटी, ईमानदारी से काम करना है। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आप किसी से बायस ना हो, पक्षपात ना करें, एकदम ईमानदारी से काम करें। कॉम्पिटेंस, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सीएमए बने हैं तो आप में क्वालिटीज हैं, तो आप शो करें कि हाँ मेरे में क्वालिटीज हैं, तो वो कॉम्पिटेंस आप में होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बिना क्लाइंट की परमिशन के किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, जैसे समय पे आना, पंक्चुअलिटी, जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना, ये सारे तरीके आप करेंगे तो इससे आपका नाम भी ऊपर जाएगा और इंस्टीट्यूट का नाम भी ऊपर जाएगा, राइट। सर ये तो पता ही है, क्या आपको ये पॉइंट देखे देखे से नहीं लग रहे हैं? कोई बता सकता है कहाँ पे देखे हुए से लग रहे हैं? एनीवन, कोई बता सकता है ये पॉइंट कहाँ पे देखे हुए से लग रहे हैं आपको? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग एन ऑडिट। जब फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ी होगी तो ऐसे 200 पढ़ा होगा, ऐसे 200 में इन सब पॉइंट्स का जिक्र आता है, राइट, कि एक ऑडिट को करते टाइम पे किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये भी तो प्रिंसिपल्स ही हैं, वही तो है, ये समझ रहे हैं। तो याद करने का आसान तरीका है, अगर आपको वो याद है तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो गए, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, ये देखिए सबके लिए है, ये सेक्शन सीए, सीएस, सीएमए सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर कॉस्ट ऑडिट करने के दौरान, आपको कोई फ्रॉड नजर आता है तो आप उस फ्रॉड को तुरंत रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट में क्या क्या करना है वो देख लीजिए। 3 बात आपको इसमें बतानी होती है। पहला कि सर फ्रॉड किस तरीके का है, ठीक है, कितने रुपए का फ्रॉड है और आपके हिसाब से उसमें किस किस पार्टी का रोल है, मतलब डायरेक्टर मिला हुआ है, स्टाफ मिला हुआ है, कौन मिला हुआ है, तो कैसा फ्रॉड है, कितने रुपए का फ्रॉड है और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, ये आपको अपनी रिपोर्ट में बना के देना होगा, इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। जब आप ये रिपोर्ट कर देंगे फ्रॉड को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चला गया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र करना पड़ेगा कि सर ऑडिटर ने हमें फ्रॉड बताया था, हमने उसकी पूरी इंक्वायरी करी है और हमें पता चला है कि ये फ्रॉड था, इतने रुपए का फ्रॉड था और ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे और हमने उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर ली है। तो ये सारी चीजें आपको अपने रिपोर्ट में देनी है और ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने रिपोर्ट में लिखेंगे, ओके, यस। अगर आपने ऐसा नहीं किया कि फ्रॉड नजर में आ गया फिर भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया, तो भैया 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाइए, ओके। तो ये आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 447। सेक्शन 447 जो है वो हर प्रकार के डिफॉल्ट के लिए है, कि आपने जो ऊपर पढ़े सेक्शन 139 से लेकर 147 तक और यहाँ पे 148 में जो भी आपने रूल पढ़े
फाइनेंशियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर दोनों के लिए। तो उन रूल्स को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर ये कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। पहला 300% पेनल्टी। पहला क्या है? 300% पेनल्टी। ठीक है, जितने रुपए का फ्रॉड है उसमें 300% पेनल्टी। अगर आपने फ्रॉड किया है तो 300% पेनल्टी प्लस 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल। 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल आपको हो सकती है। अगर आपने जो फ्रॉड किया उसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर लिया, पब्लिक को भी धोखा दिया है, तो 300% पेनल्टी तो है ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। पर जो जेल है वो 3 साल से लेके 10 साल के लिए हो जाएगी। ठीक है, 3 साल से लिए मिनिमम 3 ईयर हो जाएगी और मैक्सिमम 10 ईयर तो है ही है। ओके, तो ये फ्रॉड वालों के लिए सजा बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा ये और सुन लीजिए कि अगर आप जानबूझ के कोई झूठी रिटर्न भरते हैं, रिटर्न में झूठ बोलते हैं, रिपोर्ट में झूठ बोलते हैं, सर्टिफिकेट में झूठ बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टस या किसी भी डॉक्यूमेंट में झूठ लिखते हैं, तो आप भी सेक्शन 447 में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि कॉस्ट ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिटर सब इसके दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 448 उन सबको भी इसमें ले आता है। डन। तो किसी भी प्रकार का झूठ कंपनी के मैटर में बोलने से पहले सेक्शन 447 को आराम से पढ़ लें। बताइए जी, क्लियर है यहां तक? बता दीजिए एक बार, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए, आगे आपको 2 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। ठीक है, इन शेड्यूल्स को आपको जरूर से पढ़ना चाहिए और जरूर से याद करना चाहिए कि अगर आप सीएमए इन प्रैक्टिस हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना है, अगर आप सीएमए इन जॉब है तो आपको क्या क्या नहीं करना है, अगर आप जॉब प्रैक्टिस किसी में भी है तो भी आपके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन अलग से भी लगाई गई हैं, तो उनको आपको जरूर से पढ़ना होगा। इस पे केस स्टडी पूछी जाती है एग्जाम में। कैसे केस स्टडी? मान लीजिए मैं आपको एक सवाल, चलो मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा गलत है या सही है। मैंने सीएमए किया, शेड्यूल कंटेंट याद नहीं हो रहा, करना पड़ेगा बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसमें आप शेड्यूल 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 और शेड्यूल 2 पार्ट 1 पार्ट 2 इतना कर लेंगे तो भी चल जाएगा काम। मुझे ऐसा लगता है कि आप शेड्यूल 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 को और शेड्यूल 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 को भी कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, इतना आसान मैं आपको कर सकता हूँ। देखिए, चलो मैं आपको एक केस देता हूँ। मैंने सीएमए किया, ठीक है, और मैंने सीओपी भी ले ली। ठीक है, मैंने सीएमए किया और मैंने सीओपी भी ले ली। अब उसके बाद में मैं पढ़ा भी रहा था, पढ़ाने में मेरा बहुत अच्छा अर्निंग हो गई, बहुत अच्छा सेटअप हो गया, तो मैंने सोचा छोड़ो, प्रैक्टिस कौन करेगा। हालांकि मैंने सीओपी ले रखी है पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, अब मेरा एक स्टूडेंट आया, बोला सर आप तो प्रैक्टिस करते नहीं हैं। ठीक है, और मैं सीएमए कर रहा था, फाइनल में छोड़ दिया मैंने, पर मुझे काम सब आता है। तो अपन एक काम करते हैं, एक ऑफिस खोल लेते हैं। ठीक है, संभाल मैं लूंगा, काम मैं कर लूंगा, नाम आपका लिख देंगे और मैं आपके नाम पे साइन कर दूंगा। ठीक है, और उसमें मैं आपको फीस में शेयरिंग दे दूंगा। सपोज मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप काम कर लेना, जो भी फीस आया थी मुझे दे देना। क्या इसमें मैंने कोई मिसकंडक्ट किया? बताओ हाँ या ना। यस, शेड्यूल 1 पार्ट 1, शेड्यूल 1 पार्ट 1 जो है वो जो सीएमए इन प्रैक्टिस है उसके लिए है। ठीक है, तो हम अलाउ नहीं कर सकते किसी को हमारा नाम इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ओके। मैंने अपने ऑफिस के चारों तरफ बड़े बड़े पर्चे लगवा दिए, कॉस्ट ऑडिट मात्र रुपए 299। क्या मैंने कोई मिसकंडक्ट किया? बताइए। यस, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, सॉलिसिटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा मैंने अपने एक रिलेटिव से बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार मैं प्रैक्टिस करने लग गया हूँ आजकल, तो बताना कोई कॉस्ट ऑडिट वॉडिट हो तो, कोई रिटर्न रिटर्न का काम हो तो बताना। बताइए, क्या मैंने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया? आंसर इज नो, इसमें कोई मिसकंडक्ट नहीं है। पर्सनल बात आप कर सकते हैं, दैट्स इज नॉट ए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, राइट। एडवर्टाइज नहीं कर सकते, सोलिसिट नहीं कर सकते, राइट। ओके,
नेक्स्ट आ जाइए, मैंने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, मतलब क्लाइंट का मुझे पता चला कि अच्छा ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसको, मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि भैया देख लो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, शेयर वेयर खरीद लो इसके। क्या मैंने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया? यस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया। मैंने, ध्यान से सुनिए, एक और बोलते हैं, हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी है, एक और सुनिए। मैंने कंपनी में, मैं कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं एक काम करता हूँ, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट तेरे को दिलवा देता हूँ, ठीक है, मेरी अच्छी लाइजनिंग है ऑफिस में, तो मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट तुमको दिला देता हूँ, पर फीस का 20% मेरे को देना पड़ेगा। क्या मैंने मिसकंडक्ट किया या नहीं? यस, किसी भी प्रकार का शेयरिंग लेना या देना, दोनों ही मिसकंडक्ट में आता है, ठीक है। तो सर ये तो लेना हुआ, देना कैसे होता है? देना ऐसे होता है कि मेरा, उल्टा ले लीजिए इसको, कि मेरा फ्रेंड सीए जो है वो एक कंपनी में ऑडिटर है, मैंने उसको कहा यार कॉस्ट ऑडिट मुझे दिला दे, मैं तुझे अब फीस का 20% दे दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सुनिए, आप किसी कंपनी में जॉब पे लग गए, प्रैक्टिस छोड़ो, आप प्रैक्टिस नहीं अलाउ है सीए के साथ, अरे नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं यार आप, अलग धुन में चले गए आप। अलाउड है सीए के साथ, वो पार्टनरशिप है, वो तो समझ गए, वो एमडीपी है, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप, ठीक है, वो भी अभी ये पूरा अब इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, पर काम लेने के लिए पैसा देना वो अलाउड नहीं है, समझ गए, वो मिसकंडक्ट है। आगे आइए सर, दूसरा, आप किसी कंपनी में जॉब में है सर, ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप जॉब में हैं, अब आपने कहा कि सर, दूसरे सीएमए को बोला कि तेरी जॉब लगवा दूंगा पर मैं पैसा लूंगा, तो वो भी मिसकंडक्ट में आ जाएगा, समझ गए, वो भी किस में आ जाएगा? मिसकंडक्ट में आ जाएगा, ठीक है। बोलो आगे बात समझ में, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट जो आपको पता है कि गलत है, ठीक है, आपके दोस्त ने बोला यार साइन कर दो, आप बोले कि सही है, बोला नहीं सही तो नहीं है, पर ठीक है यार तुम तो दोस्त, तो कर दो साइन, आपने साइन कर दिया, क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है? बोलिए। यस, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। लास्ट पॉइंट, एक और लास्ट पॉइंट, देखो बहुत बार क्या होता है, जब अपन प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी का पूरा काम देख रहा हूँ, सब कुछ काम देख रहा हूँ उसका, तो मुझे बार बार पेमेंट करने होते हैं, कभी आरओसी में पेमेंट करना है, कभी उसका एडवांस टैक्स जमा करवाना है, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है, मुझे उसके बहुत सारे पेमेंट करने होते हैं। तो पार्टी ने बोला कि सर आप बार बार थोड़े थोड़े पैसे मत लो, एक काम करो, हम आपको 5 लाख रुपए एक साथ दे देते हैं, इसमें से आप पेमेंट करते रहिएगा, साल के एंड में अपन हिसाब कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब मैंने क्या किया, उस पैसे में से 2 लाख रुपए उठाए और अपने पर्सनल यूज में ले लिए, क्या मैंने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया? आंसर इज यस, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि कौन से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और कौन से नहीं। अगर ये याद नहीं हो रहा कि शेड्यूल 1 पार्ट 1 में क्या है, शेड्यूल 2 पार्ट 2 में क्या है, शेड्यूल 1 पार्ट 2 में क्या है, ऐसा याद नहीं हो रहा, तो भी एटलीस्ट इतना तो याद कर लीजिए कि कौन सी चीज मिसकंडक्ट में आती है और कौन सी चीज मिसकंडक्ट में नहीं आती है, समझ गए। हालांकि शेड्यूल लिखेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर फिर भी नथिंग बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना लिखने से तो अच्छा है कि अपना ओपिनियन तो जो सही रहे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आईसीडब्ल्यू एक्ट, समझ रहे हैं, ये कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आईसीडब्ल्यू एक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ पेनल्टीज लिखी हुई है, तो पेनल्टियां क्या है वो देख लीजिए। अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हैं, जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स छोड़ चुके होते हैं, ठीक है, कोई सीए कर रहा था, सीए छोड़ दिया, सीएमए कर रहा था, सीएमए छोड़ दिया, पर फिर भी अपने नाम के आगे लगा लेते हैं कि सीए ये, सीएमए ये, ऐसा देखा आपने कहीं? ठीक, यस। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर पेनल्टी है। अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं हैं फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं या बताते हैं कि हाँ मैं मेंबर हूं, तो इन दैट केस आपके ऊपर 1000 रुपए तक का फाइन है।
हाँ होता है, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसा पकड़ा जाता है, साबित हो जाता है, तो 1,000 रुपये फाइन है। हालांकि ये फाइन बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए, राइट। ठीक है, अगर पहली बार पकड़ा गया तो 1,000 रुपये का फाइन, दोबारा पकड़ा गया तो 1,000 रुपये, 5,000 का तो फाइन है ही, प्लस 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। बहुत छोटा सा फाइन है, क्या होता है इससे, ठीक है। काउंसिल का नेम, आप सीएमए इंस्टीट्यूट का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नाम पे कुछ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, डिग्री बना के दे रहे हैं, उनका लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे भी है 1,000 रुपये तक का फाइन पहली बार पकड़े जाने पे, 5,000 प्लस 6 महीना दूसरी बार पकड़े जाने पे। ये 6 महीने तक है, इसमें 2 दिन की जेल भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है, ठीक है। 27 देख लीजिए, अनक्वालिफाइड पर्सन नोट टू साइन डॉक्यूमेंट। अगेन वही बात आ गई कि आप सीएमए है ही नहीं और फिर भी आप एज ए सीएमए साइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपके ऊपर 5,000 से 1 लाख तक का फाइन और दोबारा पकड़े जाने पे 10,000 से 2 लाख तक का फाइन और 12 महीने की जेल, दोनों में से या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक या दोनों हो सकते हैं, ओके। तो ये कुछ फाइन्स आपके ऊपर बताए गए हैं। बताइए जी, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ये पुराना टॉपिक है, 2016 में भी है जी बेटा जी, ओके। ये 2016 में भी है, 2022 में भी सेम है। देखो इसको मैं इन शॉर्ट समझा देता हूं आपको, क्योंकि ये इंटर में आपने बहुत पढ़ा हुआ है। जब हम ऑडिट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऑडिट करते हैं तो क्या होता है, जब हम ऑडिट करते हैं तो ये होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है। हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, वरना कल को कोई बोल देगा कि सर आपने ऑडिट ढंग से की नहीं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा। तो उसको साबित करना भी हमारे लिए भारी हो जाएगा कि सब नहीं नहीं हमने तो बहुत ढंग से काम किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसको डॉक्यूमेंट पे उतारना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एविडेंस है उनको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में लेना होगा, ये सारे काम आपको करने हैं। तो क्या होता है, ऑडिट के दौरान बहुत सारे पेपर जनरेट होते हैं, जैसे हम कुछ प्रिंट आउट ले लेते हैं, वो भी एक पेपर हो गया, हम कुछ लिखते हैं वो भी एक पेपर हो गया, हम किसी की फोटोकॉपी ले लेते हैं वो भी एक पेपर हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट से हमें कुछ लिखवा के लेना होता है वो भी एक पेपर हो गया, मैनेजमेंट ने हमें मेल किया हमने उसका प्रिंट निकाल लिया वो भी एक पेपर हो गया। तो इस तरीके से पेपर बनते रहते हैं बहुत सारे, राइट। तो उन पेपर्स को, जो भी पेपर, मैं क्या कह रहा हूँ आसान भाषा में आप सुनिएगा ध्यान से, ऑडिट के दौरान जो भी पेपर जनरेट होते हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर है, ठीक है। वो सब क्या है, ऑडिट वर्किंग पेपर, जो ऑडिट के दौरान जनरेट होते हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ आपने ऑडिट की है। दूसरा समझिए, अब क्या होता है सर कि ये पेपर खुले रहेंगे तो कहीं इधर उधर हो जाएंगे, तो हम इनको क्या करते हैं एक फाइल में डाल देते हैं, तो उसे ऑडिट फाइल कहते हैं, उसे ऑडिट फाइल कहते हैं, ठीक है। और इन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब सर क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट तो अपनी जगह ठीक है, पर मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगा तो वापस उन सारे डॉक्यूमेंट को ना देखना पड़े, इसके लिए मैं एक डायरी रखता हूं और उस डायरी में जो इंपॉर्टेंट बातें होती है ना वो लिख लेता हूं, ताकि रिपोर्ट बनाते टाइम पे मुझे आसानी रहे, ठीक है। तो मैं डायरी बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा इतनी तारीख का एक बिल है वो मिसिंग है, इतनी तारीख को ये बिल आया था ये फर्जी है, इतनी तारीख की ये एंट्री मैच नहीं हुई, वगैरह वगैरह जो भी है वो मैं लिखता जाता हूँ। तो वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए ऑडिट नोटबुक है, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है फिर भी ध्यान रखिएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ऑडिट नोटबुक हो जाती है वो, समझ गए। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल, ऑडिट वर्किंग पेपर और ऑडिट नोटबुक, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। आगे आ जाइए, ऑडिट स्टेज, देखिए इसको मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, यहां पे समझिए। आप सबने कंप्यूटर कभी ना कभी पढ़ा होगा, है ना, स्कूल में पढ़ा होगा या कंप्यूटर सेंटर पे या सीएमए इंस्टीट्यूट की जो स्किल ट्रेनिंग होती है वहां पे कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा। जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो एक ये चीज हमेशा पढ़ते हैं
इनपुट प्रोसेस आउटपुट पढ़ते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और साथ में एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, राइट। तो वैसे ही बस ऑडिट का भी सेम क्राइटेरिया है। यहां पे हम बोलते हैं प्लानिंग, इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन पैरेलल है। ये प्लानिंग के टाइम पे भी होगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी होगा और रिपोर्टिंग के हिसाब से भी होगा। तो ये हर टाइम पे चलता ही रहता है। ओके, यस। अब सुनिए आगे। देखिए, आपने कोई ना कोई वीडियो गेम खेला होगा कभी, वीडियो गेम खेला है कभी? यस। तो जब आपने कोई वीडियो गेम खेला होगा तो उसमें कुछ स्टेज आती होगी कि ये स्टेज क्लियर हो गई, दूसरी स्टेज क्लियर हो गई, तीसरी स्टेज क्लियर हो गई। यस। तो वैसे ही समझिए आप कि जब हम कुछ स्टेप्स चलते हैं तो एक स्टेज पूरी होती है, ठीक है। जब हम कुछ स्टेप चलते हैं तो एक स्टेज पूरी होती है। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है, केबीसी। तो उसमें ऐसा होता है कि 1000 रुपए का सवाल, 5000 रुपए का सवाल, मुझे नहीं पता, मैं रेंडमली लिख रहा हूँ, 10,000 का सवाल, 50,000 का सवाल, मान लीजिए 1,60,000 का सवाल, 3,20,000 का सवाल, और यहाँ पे एक स्टॉपेज आ जाता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा होता है कुछ, 6,40,000, ठीक है, फिर 25 लाख, ये यहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो है ये है स्टेप, इनको क्या बोलते हैं अपन? स्टेप, कदम है ये। एक एक कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर कदम बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जहाँ पे पहुँचेंगे उसे बोलते हैं स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? स्टेज। और जितने कदम बढ़ाएंगे उसे बोलते हैं स्टेप। एम आई राइट? बताइए, एम आई राइट? जल्दी बोलिए। स्टेप और स्टेज दोनों वर्ड समझ में आ गए? तो कुछ स्टेप चलेंगे तो एक फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, वो हमारी एक स्टेज है। फिर कुछ स्टेप चलेंगे, सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, वो एक स्टेज है। तो ऐसे ही हम कुछ स्टेप चलेंगे 1 2 3 4, तो हम प्लानिंग पूरी कर लेंगे। फिर हम स्टेप 5 में जाएंगे तो प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर स्टेप 6 में जाएंगे तो रिपोर्टिंग पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से काम चलता है, समझ गए? तो यहाँ पे इस चैप्टर में देखो इसी को समझाया गया, मैं बता देता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे बोला स्टेज, तो स्टेज में बोला प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग, तो ये तो हो गई स्टेज। बाद में बोला स्टेप्स, तो स्टेप में क्या करा? ये स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये चारों प्लानिंग तक पहुंचने की है। मतलब ये चारों स्टेप पूरे करेंगे तो प्लानिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर पांचवा स्टेप परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस पूरा करेंगे, पांचवा स्टेप तो आप परफॉर्मेंस पे पहुंच जाएंगे। और छठा स्टेप डॉक्यूमेंटेशन है, जो हम डेटाबेस बोल रहे थे, रिपोर्टिंग जो बोल रहे थे वो है। सिंपल, आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इसमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ये काम का नहीं है। सुनिए, प्लानिंग में हम पहले ये जानेंगे कि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट करेंगे, और उन सब के बेसिस पे हम NTE, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड, मतलब कैसी ऑडिट करनी है, किस टाइम में करनी है, किस हद तक करनी है, ये सब चीजें हम जानेंगे और उसके हिसाब से हम हमारी प्लानिंग करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस के अंदर सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल लगे हुए हैं, जो पॉलिसी बनी हुई है, जो प्रोसीजर बने हुए हैं, उनको चेक करेंगे। उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, जिसको हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल या सब्सटेंसिव प्रोसीजर बोलते हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर हम इसमें लगा देंगे, जिसमें हम थोड़ी डिटेल में जांच करेंगे। ये दोनों करने के बाद हम हमारा कंक्लूजन बना लेंगे कि हमें कैसी रिपोर्ट देनी है। जब कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे कंक्लूजन को ड्रॉ करके ओपिनियन दे देंगे। तो इस तरीके से पूरी हमको ऑडिट परफॉर्म करनी है, ओके। जिसमें प्लानिंग फेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लानिंग फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली तो मानिए आधा रास्ता तय हो गया, ओके। पढ़ा है ना, ये फाउंडेशन में आता है ये,
कि अगर अच्छी प्लानिंग कर ली तो आधा रास्ता तय हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सबीआरएल। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सबीआरएल का मतलब क्या है? देखो, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमने सीआरए 2 में पढ़ा, सीआरए रूल्स में पढ़ा कि सीआरए 1, सीआरए 2, सीआरए 3 एंड सीआरए 4 चार फॉर्म हम फाइल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को अब लेटेस्ट तरीके से फाइल किया जाता है जिसका नाम है एक्सबीआरएल टेक्नोलॉजी। एक्सबीआरएल है क्या? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको फॉर्म फाइल करने होते हैं। सर क्यों एक्सबीआरएल क्यों लाया गया और कौन लेके आया? ठीक है, देखिए, जैसे पहले इसमें भी दिखा होगा एग्जांपल, मैं भी बता देता हूं। जैसे पहले फोन चलते थे ना, लैंडलाइन फोन चलते थे, उसके बाद कीपैड फोन आए, उसके बाद में टच स्क्रीन आए, उसके बाद में और ज़्यादा उसमें क्वालिटीज आ गई, ड्यूल स्क्रीन आ गए, कई सारे आ गए। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, हमें नई नई चीज़ें चाहिए। वैसे ही क्या होता है समझिए कि जैसे MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ठीक है, इनका एक सर्वर बना हुआ है। अब सर्वर पे क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो आप जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स जो हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, अब जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते जा रहे हैं तो ये सर्वर व्यस्त हो रहे हैं और इसकी जो मेमोरी है वो फुल होती जा रही है। ठीक है, अब जब मेमोरी फुल हुई तो गवर्नमेंट ने और मेमोरी परचेज कर ली, वहां पे क्लाउड मेमोरी डाल दी, फिर वो फुल हो गई, फिर और डाल दी। क्या ये कोई सॉल्यूशन है कि आप मेमोरी को बढ़ाते जाएं? बताइए, क्या ये कोई सॉल्यूशन है कि आप मेमोरी को इंक्रीज करते जाएं? अगर आप मेमोरी इंक्रीज करते जाएंगे वो फिर फुल होती जाएगी। तो सोचा गया कि भाई ऐसे तो करने से क्या होगा, हमारे यूनिवर्स का ही पूरा कबाड़ा हो जाएगा। राइट, सैटेलाइट भेज देते हैं वहाँ पे, ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। तो बोला कि एक काम करते हैं, हम जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज को ही कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब अभी मान लीजिए एक फाइल है और वो 3 MB की अपलोड हो रही है। ठीक है, 3 मेगाबाइट की अपलोड हो रही है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस फाइल की साइज ही 100 KB हो जाए। अगर इस फाइल की साइज 100 KB हो जाएगी, ठीक है, आपने बहुत सारे फॉर्म भरते टाइम देखा है क्या कि कम साइज की फाइल मांगते हैं कि 100 KB में होनी चाहिए। जैसे इंस्टीट्यूट का भी फॉर्म भरते तो वो बोलते हैं कि 100 KB में होनी चाहिए, 50 KB में होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि सर्वर का स्पेस यूटिलाइज होता है ना उससे। अगर आप अपलोड कर देंगे बहुत सारे तो फिर वो कम डॉक्यूमेंट हैंडल कर पाएंगे। तो इसलिए वो पहले से ही, क्योंकि अपन तो क्या है, हमें तो हमारे काम से मतलब है, हम तो सोचते हैं कि चल हो जाए सर, काम हो जाए हमारा, कुछ भी हो। तो आप तो एक DSLR में अपनी फोटो खींचेंगे GST के रजिस्ट्रेशन के लिए और अपलोड कर देंगे 50 MB की फाइल, तो उनके लिए तो 50 MB ब्लॉक हो गया ना। तो वो पहले ही कह देते भैया 100 KB से ऊपर नहीं लेंगे हम, अब अपने आप कन्वर्ट करके लाओ आप। समझ गए? तो वैसे ही कि भाई MCA का पोर्टल तो भर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पोर्टल का स्पेस नहीं बढ़ाना, हमें फाइल का स्पेस घटाना है, फाइल की साइज घटानी है। ठीक है, तो फाइल के साइज को रिड्यूस कर दो तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जहां पे 3 MB का एक डॉक्यूमेंट जा रहा था, अगर हम 100 KB कर देते हैं तो आई थिंक 31 फाइलें चली जाएगी अप्रोक्स, क्योंकि 1024 KB होता ना, तो अप्रोक्स 3 MB में 100 KB वाली 31 फाइल अप्रोक्स सबमिट हो जाएगी। तो हो गया ना, 31 गुना हो गया, और क्या चाहिए। राइट, तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ पे NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, NGO वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे ही एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है। क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम, जिसका नाम है XBRL इंटरनेशनल। इन्होंने बोला कि सर ये तो गड़बड़ हो रहा है कि इतने इतने डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट किया और ये इसकी डिस्कवरी करी XBRL की, और इन्होंने सबको बोला कंट्री को कि आप XBRL यूज करो। ठीक है, XBRL से साइज भी छोटा हो जाएगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहेगी। तो इन्होंने XBRL का कॉन्सेप्ट दिया है। मैं बता दूं आपको कहाँ लिखा है, चलो आगे बता दूंगा, पहले यहाँ से आ जाते हैं आगे। बात समझ में, XBRL क्यों आया? ठीक है, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सर ये साइज रिड्यूस कर देता है, समझ में आ गया, मेमोरी इनहांस कर देता है, समझ में आ गया। ठीक है, और पर इसमें एक्यूरेसी कैसे आती है, एक्यूरेट कैसे हैं? तो ध्यान से सुनिए। देखो, इसको जो बनाने का तरीका है ना वो ऐसा है कि आपको एक कोस्टिंग टैक्सोनॉमी होती है। ठीक है, क्या होती है? कोस्टिंग टैक्सोनॉमी, याद कर लेना, कोस्टिंग टैक्सोनॉमी।
इट जस्ट लाइक ए डिक्शनरी। ये क्या होती है? डिक्शनरी जैसा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू आता है कि जो कॉस्टिंग टेक्सोनोमी है वो क्या है, तो आप बोलेंगे वो एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने डाला कि मटेरियल कॉस्ट, आपने उसमें पुट किया मटेरियल कॉस्ट, तो वो पूछेगा मटेरियल कॉस्ट मतलब क्या, कैसी कॉस्ट है ये, वेरिएबल है, फिक्स है, सेमी वेरिएबल है। आप कहोगे सर ये वेरिएबल है, ठीक है, आपने डाल दिया। तो जैसे ही आपने डाला तो जहां जहां पे उस वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल होना है वो सॉफ्टवेयर अपने आप उन जगह पे उस कॉस्ट को ले जाएगा। मतलब जितने भी रेशियो कैलकुलेट करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, उन सब पे वो अपने आप ले जाएगा, आपको बार बार पुट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? एक जगह टैगिंग करेंगे, उसको बोलते हैं टैगिंग करना। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो डालते हैं, आप टैग कर देते हैं सबको, तो वो सबकी वॉल पे प्रेजेंट हो जाती है फोटो। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक्सोनोमी डाउनलोड करनी है और उसमें आपके जितने भी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी टैगिंग कर देनी है। टैगिंग करेंगे तो जहां जहां पे वो यूज होने हैं वहां वहां पे वो सॉफ्टवेयर अपने आप उन प्रोडक्ट उन आइटम को भेज देगा। समझ गए? तो ये इस तरीके से काम करता है। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं। तो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्यों हम XBRL की तरफ जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट बता देता हूं मैं आपको। पहला, सर हम XBRL की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो एक्यूरेट हो, ठीक है, वो एक्यूरेट हो। दूसरा, हम चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो हो जाए। तो इंसान करेगा तो गलती हो जाएगी, तो हमने एक ये सॉफ्टवेयर बना दिया ताकि गलती ना हो, ठीक है। जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो ये भी उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई एरर फ्रॉड है तो वो भी उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे कमांड डाले हुए हैं जो गलतियों को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से हमें XBRL का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें से जो काम की बात है वो आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था XBRL इंटरनेशनल, ये ध्यान रखिएगा ना, 50 से ज्यादा कंट्री में काम आ रहा है अभी। ये एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, मतलब इसमें शॉर्ट नोट आने के चांस रहते हैं कि बेनिफिट ऑफ XBRL इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं। पहला, सेविंग कॉस्ट, कॉस्ट की बचत होती है, ठीक है। टाइम कम लगता है तो टाइम बचेगा तो पैसा भी बचेगा, ठीक है। तो टाइम सेविंग भी है और कॉस्ट सेविंग भी है। एफिशिएंसी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को इंटीग्रेट कर देता है, तो इसलिए हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। और क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट भी देता है तो उससे भी एफिशिएंसी में इजाफा होता है। एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ये चेंज होने के लिए रेडी रहता है, मतलब इसमें चेंज करना आसान है, तो इसलिए ये काम का है। प्लस गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, तो इसलिए इसको यूज करना और भी फायदेमंद है। ओके, ठीक है। ये रहा कॉस्टिंग टेक्सोनोमी, और इसमें लिखा है कि ये एक डिक्शनरी है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इस पे एक MCQ कई बार पूछा जाता है। ओके बस ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये आप आ जाइए, ये पढ़ लीजिए, ये एक प्रोसेस पढ़ लीजिए तो इस चैप्टर का काम हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस इज टू बी फॉलोड टू फाइल ए रिपोर्ट इन XBRL फॉर्मेट। अगर आप XBRL फॉर्मेट में कोई रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, तो सुनिए। मैपिंग द इंडिविजुअल कॉस्ट एलिमेंट ऑफ द कंपनी टू द एलिमेंट ऑफ कॉस्टिंग टेक्सोनोमी। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको कॉस्टिंग टेक्सोनोमी डाउनलोड करना होगा और अपने सारे कॉस्ट एलिमेंट्स को उस पर मैप करना होगा। मैप करने का मतलब उसमें डालेंगे और उसको अटैच कर देंगे, टैग कर देंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये टैगिंग मतलब तो ये हो गया। चलो थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। टैगिंग का मतलब हो गया कि आप एक आइटम डालेंगे, जैसे आपने डाला मान लो मटेरियल, और आपने लिखा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये तो हो गई टैगिंग। तो ऐसे एक एक करके आपको टैगिंग करने हैं, और ये जो पूरी प्रोसेस आप करेंगे, पूरी प्रोसेस जो आप कंप्लीट करेंगे उसको बोलते हैं मैपिंग। मतलब आप जगह जगह पे प्लेस कर रहे हैं क्या क्या कहाँ कहाँ पे मुझे डालना है, ठीक है। जब ये सब चीजें आप इंसर्ट कर देंगे, अपने सारे जो भी एलिमेंट्स है, कॉस्ट एलिमेंट या जानकारी आप डाल देंगे, तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वहां पे, ठीक है। क्या होगा?
डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, मतलब आप उसको वो करेंगे पॉपुलेट। पॉपुलेट करने से क्या होता है कि जो जो एलिमेंट्स आपको डालने, आपने जो फीड किए हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिसको होना है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेटिंग, राइट। जब पॉपुलेशन हो जाएगा तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, वहाँ पे एक फाइल बनेगी, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। उस डॉक्यूमेंट को आप चेक करेंगे, एक वैलिडेशन टूल मिलेगा आपको वहाँ पे, और जिस पे लिखा होगा वैलिडेट। तो वैलिडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को ऊपर से नीचे तक सर्च करेगा, और अगर उसमें कोई एरर है, कुछ कमी है, तो आपको इंटीमेट कर देगा कि भाई ये फील्ड में आपने जैसे मोबाइल नंबर है, सपोज मोबाइल नंबर में 9 डिजिट ही लिखे हमने, 10 डिजिट लिखने थे, तो वो इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, आपने गलत लिखा है नंबर, राइट। तो वो वैलिडेशन टूल क्या करता है, कोई कमी होती है तो वो बता देता है, ठीक है। अब आपने वैलिडेशन टूल इस्तेमाल किया और उसने कहा कि नहीं जी ओके है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसको आप यूज करेंगे, तो वो जो इंस्टांस डॉक्यूमेंट बना है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब आप करते हैं तो एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू, बोलो आता है क्या, प्रीव्यू लिखा हुआ आता है, यस। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट एकदम जैसे वर्ड पीडीएफ फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल खुलती है और उसमें लिखा होता है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा, क्या डिटेल डाली है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। अगर आप वहाँ पे कंफर्म करते हैं उसके बाद ही सबमिशन होता है, ताकि गलती होने के चांस ना रहें। तो यहाँ पे भी वैलिडेशन टूल से जब आप वैलिडेशन कर देंगे तो उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डाला जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर आप देखते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो फिर आप उसको फाइनली अटैच कर दीजिए अपने पोर्टल पे, जो भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा वो करके उसको अटैच कर दीजिए और वो एमसीए पोर्टल पे फाइल हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं इस चैप्टर में, XBRL की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, XBRL के बेनिफिट पूछ सकते हैं, XBRL का प्रोसीजर पूछ सकते हैं, और कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी को डिक्शनरी बोलते हैं, ऐसा एमसीक्यू इसमें पूछा जा सकता है, राइट। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए एक बार। नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। देखिए ये 2022 के सिलेबस में, 2016 में भी है हालांकि, ठीक है, पर इसमें क्या कर रखा है, मॉड्यूल में एक बहुत बड़ी इसमें गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ तो क्या बोले उसको, पर बोलते हैं अननेसेसरी, परेशान आप हो जाओगे उसको अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर बुक में इसके बहुत सारे फॉर्मेट टाइप के डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे परचेज की कॉस्ट, परचेज की ऑडिट करने का प्रोग्राम, सेल्स की ऑडिट करने का, प्रोडक्शन की ऑडिट करने का प्रोग्राम, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम बना के डाले हुए हैं, ठीक है, जिन पे ना ही कोई क्वेश्चन बनता है और जिनको याद करने का ना ही कोई सेंस बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, उसमें जो रिलेवेंट चीज़ है उसको उठा के यहाँ पे डाला है, क्योंकि मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी आपके एक टॉपिक था, आई थिंक चैप्टर 6.2 था, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम को डिफाइन किया गया था, ठीक है। क्या होता है देखिए, जो ऑडिट है, ऑडिट करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, किसी भी ऑडिट को शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, एंड प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये हमें पता है, प्लानिंग हमारे माइंड में होती है, राइट। तो हमने माइंड में एक ओवरऑल प्लानिंग कर ली कि हमें काम कैसे करना है, ये हमने ओवरऑल प्लानिंग कर ली माइंड के अंदर, राइट। अब सर हम उस प्लानिंग को अप्लाई करें तो हम खुद तो जाएंगे नहीं ऑडिट करने, हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, हम किसको भेजेंगे, हमारे टीम मेंबर्स को भेजेंगे। अब प्लानिंग हमारे माइंड में, ऑडिट करने टीम मेंबर जाएंगे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, हम उनको बता के भेजें पर इफेक्टिव हो ना हो, वो भूल जाएं, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी उस प्लानिंग को पेपर पे उतारना होगा, राइट, और थोड़ा डिटेल में डालना होगा। प्लानिंग तो एकदम ओवरऑल की है आपने, पर उसको डिटेल में डालना होगा, राइट। तो जब हम हमारी प्लानिंग को पेपर पे लिखते हैं डिटेल फॉर्मेट के अंदर, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। क्योंकि प्लानिंग में ये होता है कि क्या क्या करना है, और प्रोग्राम में ये होता है कि कौन कौन टीम में होगा और वो क्या क्या करेगा और कब कब करेगा, तो वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है, समझ गए। तो किसी भी ऑडिट को करने से पहले प्लानिंग और उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, ताकि कोई काम होने से रह ना जाए, छूट ना जाए, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शुड ऑब्जर्व सर्टेन प्रिंसिपल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द कॉस्ट ऑडिट इन हैंड। द वर्क शुड बी प्लान्ड विद द प्रोफेशनल केयर, रिकॉग्नाइजिंग देयर
that circumstances may exist to cause the cost statement to be materially misstated, कि ये मानते हुए, अपने दिमाग में ये ख्याल रखते हुए कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हम चेक करने जा रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, ठीक है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो मेन मुद्दा क्या होता है हमारा? तो मेन मुद्दा होता है सर पहला तो ये कि हमारी टीम कौन कौन होनी चाहिए, टीम कितने लोगों की हो, उसमें किस टाइप के मेंबर हो, ठीक है। जो हम प्रोसीजर लगाने वाले हैं उनको भी तो लिखना पड़ेगा, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल, कि हम जो काम करेंगे वो सही हो, अच्छा हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये इस तरीके के कुछ आपको चीजें ध्यान रखनी है ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग आप कर पाए। नेक्स्ट आ जाइए, ऑडिट पर्सनल्स। ये भी टीम की बात चल रही है, इसमें पूरी बातें टीम की ही की गई है कि जब आप ऑडिट असाइनमेंट लेते हैं, मतलब कोई ऑडिट हाथ में लेते हैं, तो उसके लिए टीम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो सुनिएगा। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑडिट पर्सनल्स engaged फॉर द असाइनमेंट शुड कंसिडर पर्टिकुलरली कीपिंग इन द व्यू ऑफ रिलेवेंट इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऐसे लोगों की टीम बनाइए जिसको फार्मा इंडस्ट्री का नॉलेज हो। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ऑडिट करने जा रहे हैं तो ऐसे लोगों की टीम बनाइए जिन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नॉलेज हो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रायर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री हेल्प इन कैरिंग आउट द स्टडी ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर। अगर आपके टीम मेंबर को पहले से उस इंडस्ट्री की जानकारी होगी तो आपको वो ऑडिट करने में मदद मिलेगी। सर पहले से जानकारी कहाँ से लाएं आप? मान लीजिए किसी ने ऑडिट बनाई सीएमए अब है और वो पहले से जानने चाहता है तो क्या करें? तो उसका भी तरीका बताया है यहाँ पे, ये कि एक तो आप उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें कि उस इंडस्ट्री में कौन से रूल लगते हैं, कौन से लॉ अप्लीकेबल होते हैं, और दूसरा जिस कंपनी की आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसके पिछले 5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, तो आपको कंपनी के बारे में भी पता चल जाएगा और इंडस्ट्री के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको बोले गए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है सर आप जब ऑडिट करेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे या जो भी प्रोसेस आप लगाएंगे उन सब का आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब देखिए ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 3 के जैसा 5 के जैसा लगेगा जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आए हैं। ये उससे मिलता जुलता है कि वर्किंग पेपर बनाने हैं, एविडेंस कलेक्ट करने हैं और वर्किंग पेपर को ध्यान से रखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक रिपीटेशन है तो इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना बताना है कि कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और ये 20 से 25 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। ये अकेला चैप्टर 20 से 25 मार्क्स कवर करता है। ओके, क्या है ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे ये आपने इंटर में भी नाम याद किए होंगे आई थिंक, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से लेके ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों जाते हैं? कोई बता सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए हैं? एनीवन? देखिए ऐसा समझिए कि अगर मैं प्रिंसिपल्स दैट शुड फॉलो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ऐसा है, ठीक है सही है आपका जवाब, ठीक है। ऐसा है, मान लीजिए कि मैं अपनी राजस्थानी भाषा में एक रिपोर्ट बनाऊं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर अपनी राजस्थानी भाषा में एक रिपोर्ट बनाऊं और वो आपको पढ़ने के लिए दूं, ठीक है। हो सकता है आप उसको उस सेंस में नहीं समझें जिस सेंस में मैंने बनाई है, ठीक है, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं होगा। ऐसे ही आप कोई रिपोर्ट बनाएं दूसरी भाषा में, मान लो केरला में, मलयालम में, और फिर मुझे दें, वो मुझे नहीं समझ में आएगी, समझ गए। तो ऐसे ही मान लीजिए मैं अपने कॉस्ट रिकॉर्ड अपने ही रूल के हिसाब से बना रहा हूं, आप अपने कॉस्ट रिकॉर्ड अपने ही रूल के हिसाब से बना रहे हैं, तो आपके रिकॉर्ड मैं नहीं समझ सकता और मेरे रिकॉर्ड आप नहीं समझ सकते, समझ गए? यस। तो सर फिर तो काम कैसे चलेगा?
हमारे जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ हमारे काम नहीं आते, उसके और भी यूजर्स होते हैं। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर में ओनर तो होता ही होता है, उसके अलावा एम्प्लॉय भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होता है, मनी जो प्रोवाइडर होते हैं जो बैंक वगैरह हैं वो भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है, इन्वेस्टर भी होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो ये सब लोग चाहते हैं कि हम आपके रिकॉर्ड देखें, आपके स्टेटमेंट पढ़ें, ताकि हम ये अपना डिसीजन कर पाएं कि हम आपके यहाँ पे नौकरी करें या ना करें, हम आपको उधार में माल बेचें या ना बेचें, हम आपको लोन दें या ना दें। ये सब चीज़ों के डिसीजन लेने के लिए हमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉस्ट रिकॉर्ड समझने की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप तो बनाते हो अपने हिसाब से और हम समझते हैं अपने हिसाब से, तो फिर तो समझना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आप भी उसी सेंस में बनाओ और हम भी उसी सेंस में समझें। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स डाले गए हैं, ठीक है। तो जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं हम यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान बनाने वाला, अभी नहीं CS 8 का क्वेश्चन तब बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो सुनिए ध्यान से, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी कि बनाने वाला भी उसी सेंस में बना रहा है, पढ़ने वाला भी उसी सेंस में पढ़ रहा है, समझने वाला भी उसी सेंस में समझ रहा है, तब जाके ये काम बनेगा। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये नाम याद रखिएगा, CASB, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। और अभी तक इन्होंने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। अब पढ़ना कैसे होता है ये जान लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है वो जान लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मतलब कि वो अगेन वही बात है, इम्पोर्टेंट मतलब कि जो मुझे लगता है कि आपको पता होना ही चाहिए, वो वाले CS मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। कंप्लीट कवर नहीं करेंगे क्योंकि बेवजह टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। पर हाँ, मैं आपको ट्रिक जरूर बता रहा हूँ कि उनको याद कैसे करना है, ठीक है। तो सुनिए, आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन को छोड़ दीजिएगा, इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएगा कि दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ, और उसमें स्टैंडर्ड का नाम होगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड का नाम याद है तो वो तो आपको वैसे याद हो गया इंट्रोडक्शन। तो जैसे मटेरियल कॉस्ट का है CS 6, तो आप लिख दीजिए दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, खत्म हो गया इंट्रोडक्शन। CS 8 है तो लिख दीजिए दिस स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज डील विद द क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कॉस्ट। लो जी, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हर CS की बता रहा हूं मैं, पूरे 24 के 24 CS में इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, पर आप उसको स्किप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ये 2 वर्ड हमेशा लिख देना, कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो 2 वर्ड लिख दीजिएगा, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। स्कोप, स्कोप पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी नाम ही बताएगा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है किससे डील करता है। फोर्थ पॉइंट है डेफिनेशन, डेफिनेशन को जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन में उस स्टैंडर्ड में काम आने वाली जो मेन डेफिनेशन है उनको डिस्क्राइब किया गया है, तो ये आपको जरूर से पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, यस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक खास बात बता देता हूं आपको, जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी मिलेगी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट का मतलब कि हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जनरली हम जो भी चीज अक्वायर करते हैं, वेदर इट इज मटेरियल, इट इज लेबर, यूटिलिटी और एनी अदर, तो हम जब कोई भी सर्विस या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है इन हाउस, खुद बना लो, और एक होता है आउटसोर्स, कि बाहर से परचेज कर लो, इसको आप परचेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जैसे मटेरियल में आप बोलोगे कि सर मटेरियल या तो हम खुद बना लें या हम बाहर से खरीद लें, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट याद कर लीजिए, इन हाउस आप बना रहे हैं तो उसमें लगने वाला मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और अदर खर्चे, और माइनस डिस्काउंट, ये सब जोड़ दीजिए। और अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो फिर परचेज प्राइस,
प्लस टैक्सेज अगर रिबेट नहीं है तो वो क्रेडिट नहीं मिलती है तो, और माइनस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। लो ऐसे कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं तो हर सीएस में ये फॉर्मूला आपका फिट बैठ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ, ऐसे समझिए मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और मुझे ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो या तो मैं ब्रिक्स खुद ही बनवाऊँ, अपने यहीं पे लगा लूँ पूरा सेटअप और खुद ही बनवाऊँ, तो इन दैट केस जो मुझे मिट्टी लानी पड़ेगी, जो पानी लगेगा, जो लेबर लगेगा, वो सब जोड़ लीजिए, तो वो मेरी मटेरियल कॉस्ट हो गई। और अगर मैं बनी बनाई ब्रिक्स खरीदता हूँ बाहर से, तो फिर परचेज प्राइस, टैक्सेज और जो डिस्काउंट डिस्काउंट है वो काट के ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मेजर करना होता है। असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब है कॉस्ट का बंटवारा। आप कॉस्ट को बांटेंगे कैसे? तो सर कॉस्ट को बांटने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर कॉस्ट ट्रेस हो सकती है कि किस प्रोडक्ट के लिए लगी है, तब तो उस पर डाल दीजिए, और अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप उसको इस पे बांटेंगे रीजनेबल बेसिस पे। और रीजनेबल बेसिस में यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है ये कॉज एंड इफेक्ट और बेनिफिट रिसीव्ड। कॉज एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड मतलब कॉज का मतलब होता है कि ये जो कॉस्ट लगी है ये किस वजह से लगी है, ठीक है, किस प्रोडक्ट की वजह से लगी है, वो तो हो जाता है कॉज। इफेक्ट मतलब कितनी लगी है, ठीक है, और बेनिफिट मतलब इस मशीन से या इस कॉस्ट के लगने से किस किस प्रोडक्ट को कितना कितना बेनिफिट हुआ है। तो वो रेशियो आप निकाल लीजिए और उसमें कॉस्ट को बांट दीजिए। मजे की बात यह है कि बस ये आपको थ्योरेटिकली याद रखना है, इसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता कि जब आपको वाकई में असाइनमेंट करना पड़े। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली चीज़ों को हम सेपरेटली दिखाते हैं, जैसे मेटेरियल कॉस्ट को अलग दिखाते हैं, लेबर कॉस्ट को अलग दिखाते हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि प्रेजेंटेड सेपरेटली, प्रेजेंटेड सेपरेटली, ठीक है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में ध्यान दीजिए, डिस्क्लोजर आपको तब देना होता है जब आपका पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ हो, ठीक है, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन मेथड चेंज हो गया तो आपको डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज हो गया जिसकी वजह से आपके इफेक्ट आ रहा हो तो वो आपको डिस्क्लोजर देना। तो जो भी चीज़ आप चेंज हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत है। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ, जो पिछले साल था सेम वैसा ही चल रहा है, तो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इस तरीके से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। ओके, चलिए, नाम याद है आपको? तो देखो नाम बता देते हैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, देखते हैं मुझे पूरे याद है क्या और आपको पूरे याद है क्या। सबसे पहले बात करते हैं CS1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। CS2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, CS3 ओवरहेड्स, CS4 किसका है? फोर किसका है? मैं तो भूल गया, जल्दी बोलो, 4 किसका है? भूल गया। कैप्टिव कंजम्पशन, जल्दी बोलो ना, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए जो कॉस्ट इंकर्ड होती है। 5 एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं है बेटा, वो है कैप्टिव कंजम्पशन का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसका जीएसटी वैल्यू निकालने के लिए लगाते हैं अपन, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नहीं है वो, ऐसा मत बोलना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गलत हो जाएगा, ठीक है। कैप्टिव कंजम्पशन जो गुड्स होते हैं उनकी कॉस्ट निकालने का। ओके, नेक्स्ट 5 है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 6 है मटेरियल, 7 है एम्प्लॉय कॉस्ट, 8 है यूटिलिटी कॉस्ट, 9 है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, 10 है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, 11 है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, ठीक है, 12 है रिपेयर मेंटेनेंस, 13 है सर्विस कॉस्ट सेंटर, 14 है पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, 15 है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या सेलिंग बोल सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट, 16 है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 17 है फाइनेंस कॉस्ट, 18 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 19 है जॉइंट कॉस्ट, 20 है रॉयल्टी कॉस्ट, 21 है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, 22 है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 23 है ओवरबर्डन रिमूवल एंड 24 है रेवेन्यू ट्रीटमेंट। ये इस तरीके से 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। ओके,
देखिए जैसे पहला स्टैंडर्ड मैं पहले को समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो पहला जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो देखिए ये इंट्रो है, अब इंट्रो में आपको मैंने बोला ना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस स्टैंडर्ड डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो वर्ड तो आपको याद ही है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, डेफिनेशंस आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशंस आपको यहाँ पे जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेशन है जो आपको नहीं आती होगी तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज अपन आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे पढ़ने लायक है ये टेबल, CS1 में जो पढ़ने लायक है वो ये टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए अगर हम, मुझे एक बात बताइए, कोई कॉस्ट क्या इन सब कैटेगरी में भी आ सकती है क्या? मान लीजिए एक कॉस्ट है वो इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, ऐसा हो सकता है? मतलब एक ही कॉस्ट को हम सब में बांट सकते हैं क्या? बताइए, एक कॉस्ट क्या इन सब में से कैटेगरी में आ सकती है, सब कैटेगरी में जुड़ सकती है? जल्दी बोलिए भाई। सुनिए, जैसे मान लीजिए अभी आप इतने लोग क्लास ले रहे हैं, अब मुझे आपका क्लासिफिकेशन करना है, तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मेल एंड फीमेल एक क्लासिफिकेशन ही हो सकता है? यस। दूसरा ऐसा कर सकता हूं 2016 सिलेबस 2022 सिलेबस, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऐसे कर सकते हैं जून अटेम्प्ट दिसंबर अटेम्प्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्लासिफिकेशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ऐसे भी कर सकते हैं। यस। तो जब मैं ये डिफरेंट एस्पेक्ट पे क्लासिफिकेशन करूंगा तो क्या इससे ये हो गया कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं? आंसर इज नो, उतने ही रहेंगे स्टूडेंट तो, पर उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पे हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे पास कॉस्ट तो उतनी ही है, कॉस्ट कोई अलग से नहीं है, पर हम उन्हें अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें नेचर की, सबसे पहले बात करें नेचर की, तो जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस, ये हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। अब वही मटेरियल जो है, वही मटेरियल जो है, क्या वो इसमें भी आ सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी? हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी आ सकता है। वो आएगा अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। अगर हमें पता है, ठीक है, अगर हमें पता है कि कौन से मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ हुआ है तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल, और नहीं पता तो इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर पता है तो डायरेक्ट लेबर, नहीं पता तो इनडायरेक्ट लेबर। समझ गए? तो ये ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरी में जा सकते हैं। फिर आई फंक्शन की बात। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, फटाफट बताइए। मिस्टर एक्स एक कंपनी में जॉब करता है, मिस्टर एक्स एक कंपनी में जॉब करता है और वो वहां पे सेल्स एजेंट है, तो वो इनमें से किस कैटेगरी में आएगा आपके हिसाब से? बताइए। एजेंट है, सेल लाता है और कमीशन लेता है, तो आपके हिसाब से क्या वो इन कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? उसको जो सैलरी दी जाएगी वो इनमें से किसी में आएगी या नहीं आएगी? बताइए। मिस्टर एक्स एक सेलिंग एजेंट है, सेल्स करता है और उस पर कमीशन चार्ज करता है, तो क्या उसको दिया जाने वाला पेमेंट इनमें से किसी में आएगा? जल्दी बोलिए भाई। यस, सेलिंग में आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अच्छा अगर वही मिस्टर एक्स अगर वही मिस्टर एक्स सेलिंग एजेंट छोड़ दे, मतलब सेलिंग वाला काम छोड़ दे और वहां पे कोई सुपरवाइजर बन जाए, तो फिर किस में आएगा? उसको सुपरवाइजर बना दिया भाई, सेलिंग एजेंट से हटा के, अब कहाँ चला जाएगा वो? क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा? समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, समझे आप, कि आप ऐसे मत डिसाइड कीजिए कि लेबर कॉस्ट यहाँ जाएगी, मेटल कॉस्ट यहाँ जाएगी। नो, डिपेंड करता है कहाँ काम आ रही है, किस चीज में काम आ रही है, तो इसलिए बोलते हैं फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन। समझ गए? अब एम्प्लॉई कॉस्ट है वो मिस्टर एक्स वाली एम्प्लॉई कॉस्ट, पर वो प्रोडक्शन में भी जा सकती है, एडमिन में भी जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट किसी में भी जा सकती है, डिपेंड करता है वो काम क्या कर रहा है। समझ गए? नेक्स्ट आ जाइए, बिहेवियर के हिसाब से। बिहेवियर कैसा है भैया आपका? अगर आप रिजिड हैं, चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, तो फिक्स्ड है।
समझ गए? चेंज हो जाते हैं तो वेरिएबल है, और थोड़ा चेंज होते हैं थोड़ा नहीं होते तो क्या है? सेमी वेरिएबल है। समझ गए? बिल्डिंग का रेंट क्या है? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड? रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ बिल्डिंग को किस में डालेंगे आप? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड? फिक्स में डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, यस, सेमी वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज तक तो फिक्स रहता ही है और बाद में, ठीक है। ओके। और अच्छा, रॉयल्टी बताओ, रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है? एक याद आ गया, रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी में बताओ, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? जल्दी बोलिए भाई, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है? और रॉयल्टी ऑन सेल्स क्या है? रॉयल्टी ऑन सेल्स क्या है? दोनों वेरिएबल है, दोनों ही डायरेक्ट है और दोनों ही वेरिएबल है। समझ गए? यस। तो ये हो गई हमारी बिहेवियर के हिसाब से। एंड लास्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप बैच बना के प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, समझ गए? जॉब में कर रहे हैं तो जॉब कॉस्ट, और जॉइंट में कर रहे हैं तो जॉइंट कॉस्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो एक काम समझते हैं। आप जैसे है ना, ऐसा समझिए कि आपको घर बनवाना है, ठीक है, आपको घर बनवाना है, और जो मजदूर आया, जो भी घर बनाने वाले आए, उन्होंने बोला सर हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दो, आप, हम बना देंगे घर आपका पूरा, फिक्स बता दो कितने पैसे दोगे। ठीक है, तो पैसा तो बनाने में ही लग रहा है, पर हम उसे नाम क्या दे देंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हम उसे क्या नाम दे देंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट? बोलो हाँ या ना? यस। और अगर हम उसको बोलें कि भैया तुम तो डेली के ध्यान के हिसाब से ले लो, तो फिर हम उसे ऑपरेशन कॉस्ट दे देंगे, सैलरी का नाम दे देंगे, वेजेस का नाम दे देंगे। तो कॉस्ट वही रहती है, उसके तरीके से, उसको बनाने के ढंग से चेंज हो जाती है। समझ गए रवि जी? समझ गए आप? ओके, थैंक यू। तो यहां तक हमने कर लिया है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सेम टाइम है, ठीक है, सेम टाइम, सेम आईडी, ठीक है। तो बाकी करेंगे हम कल। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।